तमिल भाषा और संगम साहित्य। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संभवतः तमिल थी। विद्वानों की राय है कि संभवतः स्थानीय भाषाओं के रूप में यहाँ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं भी प्रयोग में आती रही। वैदिक संस्कृति से संपर्क के बाद यहाँ संस्कृत भाषा के अनेक शब्द अपनाए गए और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में 44 वर्णों पर आधारित एक लिपि का विकास किया गया। संगम कालीन साहित्य इसी लिपि में लिखा गया। पुरातत्वविदों को 75 से भी ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मदुरा और उसके आसपास की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। इनमें तमिल के साथ साथ प्राकृत भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहल संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। ईसा सन की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान तमिल अकादमियों में संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। संगम कवियों को राज्य की सहायता प्राप्त थी, जिसके कारण संगम में विशाल साहित्य की रचना हुई। यह मानना सही है कि संगम साहित्य का विशाल भंडार रहा होगा। जो साहित्य हमें आज उपलब्ध है वह उसका एक हिस्सा ही है। मोटे रूप से यह साहित्य निम्नलिखित संकलनों में प्राप्त है: नीरनई, कुरुंदोही, एनगुरुनुरु, पतुपप्त, पदीटुपत्तु, परिपाड़ल, कलितो होई, एहनानुरु और पूर्णानुरु। विद्वानों की राय है कि तमिल कवियों के कुल 3 संगम हुए हैं, जिनमें करीब 8,598 कवियों ने भाग लिया। ऊपर वर्णित संकलनों में जो रचनाएं आज उपलब्ध हैं, वे कुल 2289 हैं। इनमें कुछ कविताएं बहुत छोटी, मात्र 3 पंक्तियों की है, तो कुछ एक बहुत लंबी है। अधिकांश कविताओं के अंत में टिप्पणी भी दी गई है, जिनमें कवियों के नाम और उस कविता रचना की परिस्थितियों का भी उल्लेख है। पहले 2 संगमों के बारे में कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है और उनमें जिस साहित्य का सृजन हुआ उसका भी कुछ पता नहीं, पर तीसरे संगम के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है। यह संगम पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ। इस सम्मेलन में तमिल कवियों ने पर्याप्त संख्या में हिस्सा लिया होगा। एक विद्वान के अनुसार इसके 473 कवियों और कवित्रियों ने भाग लिया। तमिल साहित्य के अनुसार ये संगम 9,900 वर्ष चले, लेकिन अधिकांश विद्वान इस काल को सही नहीं मानते। उनके विचार अनुसार संभवतः इतनी लंबी अवधि केवल संगम साहित्य को प्राचीनता की गरिमा और महत्ता प्रदान करने के लिए बताई गई होगी। संगम साहित्य के विवरणों के अनुसार संगम साहित्य के तीनों सम्मेलनों की 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। रचना काल। संगम साहित्य की रचना काल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों की राय है कि इस साहित्य का संकलन 300 से 600 ईसा के काल में हुआ। चाहे इसका रचना काल कुछ भी मान लिया जाए, परंतु इसकी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्ता से कोई भी विद्वान इनकार नहीं कर सकता। महत्व। संगम साहित्य ही एकमात्र ऐसा साहित्यिक स्रोत है जो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर सर्वप्रथम विस्तृत और स्पष्ट प्रकाश डालता है। यद्यपि इससे हमें वहाँ के राजनीतिक जीवन की तिथिक्रम के संबंध में समुचित ज्ञान नहीं मिलता, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यह साहित्य वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के संबंध में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। इसी साहित्य से हमें पता चलता है कि दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चोल और चेर परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इसी साहित्य से हमें दक्षिण और उत्तरी भारत की संस्कृतियों के सफल समन्वय का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है। यह साहित्य हमें बताता है कि दक्षिण के तीनों राज्यों ने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए किस प्रकार विदेशी व्यापार का प्रसार किया। उनके व्यापारिक संबंध कैसे थे, इस बारे में भी हमें यथेष्ट जानकारी देता है। संगम कविताएं तमिल भाषा की पहली सशक्त रचनाएं मानी जाती हैं। इन कविताओं में
संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों के तमिल भाषा में आत्मसात करने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यह साहित्य इस बात का ज्वलंत प्रमाण देता है कि दक्षिण की द्रविड़ और उत्तर की आर्य संस्कृति ने परस्पर बहुत कुछ आदान प्रदान किया और देश की एक समन्वित संस्कृति प्रदान की। यह साहित्य इस बात का ज्वलंत प्रमाण देता है कि दक्षिण की द्रविड़ और उत्तर की आर्य संस्कृति ने परस्पर बहुत कुछ आदान प्रदान किया और देश की एक समन्वित, जिसे सामान्यतः हिंदू संस्कृति भी कहा जाता है, ऐसी संस्कृति प्रदान की है। दोस्तों, आज ही हमारे चैनल द न्यूज़ इवेंट को सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।